सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 4 ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो स्कीम से रिलेटेड रहते हैं या फिर जो भी नए इंटरवेंशंस गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं ताकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी के अंदर इंक्रीज़ हो सके, वो अभी तक हम देख के आ रहे हैं। और प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा जो हमारा वेटेज रहता है वो एग्रीकल्चर से काफ़ी रिलेटेड रहता है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में किसका कितना इरिगेशन वगैरह है वो सभी पूछा गया था, और काफ़ी सारी स्कीम्स भी जो हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहले हम एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने सब्सिडीज़ देखी थी, जिसके अंदर जो भी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा बियर की जाती है। सब्सिडीज़ बेसिकली इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किसी एसेंशियल सर्विस से वाकिफ़ जो है वो ना रह सके और उसको सभी चीज़ें जो हैं सभी लोगों को इक्वली जो है वो मिल सके। तो इसके अंदर क्या था कि सब्सिडीज़ जो है स्पेसिफिकली हमें याद रखना है कि ये पब्लिक गुड्स के ऊपर प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो कि सभी को बिना राइवलरी के जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके अंदर किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम इंडिया को देखें तो वो कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, जहाँ पे गुड्स जो हैं वो बेस्ड ऑन दी डिमांड एंड सप्लाई उनका प्राइसिंग जो है वो डिसाइड होता है। लेकिन अगर हम देखें कि सभी लोगों की इनकम जो है वो इक्वल नहीं है, और क्योंकि इक्वल इनकम नहीं है तो सभी लोगों को उनको अवेल करने में जो है वो डिफरेंस रहता है। तो जब डिफरेंस रहता है तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है ताकि उस डिफरेंस को कवर किया जा सके, और उस डिफरेंस को कवर करने के लिए वो लोग जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट फॉर्म में देखा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर इनकम सपोर्ट के थ्रू एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर प्राइस के अंदर कुछ सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और हमने 3 टाइप की सब्सिडी पढ़ी थी। एक फ्यूल सब्सिडी थी, एक फर्टिलाइज़र सब्सिडी थी, और एक हमारी फूड सब्सिडी थी। फ्यूल सब्सिडी के अंदर हमने देखा था कि एलपीजी के अंदर प्रेजेंटली हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र के अंदर हमने यूरिया और डीएपी एंड एमओपी के लिए देखी थी, जिसके अंदर हमने यहाँ पे नेचुरल गैस और यहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो देखी थी। इसके लिए हमने एक ई उर्वरक पोर्टल भी लाए थे और 2 स्कीम्स भी लाए थे हम, समृद्धि केंद्र और जन उर्वरक परियोजना, जिसके द्वारा हमने भारत ब्रांड का एक यूनिफॉर्म ब्रांड जो है वो हम फर्टिलाइज़र के अंदर लेके आए हैं। देन फूड सब्सिडी के अंदर हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, सेंटर के थ्रू और स्टेट के थ्रू जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये हमें पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लिए जो है वो याद रखना है। इसके अलावा फूड सब्सिडी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनको पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, लाइक सेंट्रल इशू प्राइस क्या होता है, या फिर हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, या फिर हमारी फूड सब्सिडी क्या होती है, और बची कंज्यूमर सब्सिडी और बफर सब्सिडी, इनको भी हमें याद रखना है। और अगर आपको इसको मोर जानना है कि एग्जैक्टली क्या होता है तो आप ये पहले वाले वीडियोस जो हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक रिव्यू जो है वो कर रहे हैं। देन हमने देखा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हमारा ओवर द ईयर्स इवॉल्व हो रहा है। पहले हमारे सिर्फ सारे कंज्यूमर्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके हमने सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड लोगों को जो है वो प्रोवाइड करना चालू करा फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू अकॉर्डिंग टू द लकड़ावाला कमेटी रिकमेंडेशंस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आता है कि इसको हमने स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है वो प्रोवाइड करी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, और वहाँ पर हमने एज अ राइट टू फूड जो है उसको एक लीगल राइट जो है वो बना दिया। इसके अंदर हमने बेनिफिशरीज़ को 2 उसमें आइडेंटिफाई किए, एक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एक पुअर, और उनके बेसिस पे डिफरेंट अमाउंट जो है वो रखे कि कितना केजीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, चाइल्ड बिटवीन द 6 ईयर्स और 6 to 14 ईयर्स, इन सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। देन हमने देखा कि शांता कुमार कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो हम ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हमें थोड़ा रैशनलाइज करना होगा, और इसको जो करेंटली हम 75 और 50% ऑफ द पॉपुलेशन तक प्रोवाइड कर रहे हैं रूरल एंड अर्बन, उसको हमें एटलीस्ट 40% तक जो है वो लाना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 5 kg की बजाय हमें 7 kgs प्रोवाइड करने होंगे। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर। एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर हमने देखा कि हमारे जो भी मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, और स्मॉल एंड मार्जिनल होने की वजह से जो हमारा एवरेज साइज़ है लैंड का जो वो होल्ड कर रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ऑपरेशनल होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ऑपरेशनल होल्डिंग इसलिए इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लैंड जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि वो टुकड़ों में बँट चुका है, लेकिन क्योंकि उसकी एवरेज साइज़ होल्डिंग जो है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कम होती जा रही है, तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो कम हो रही है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अगर हमें एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ लेके आनी है तो उसके अंदर एटलीस्ट हमें
अगर ये हम लेके आएंगे तो इससे हमें पॉवर्टी जो है वो हमारी ट्वाइस जो है वो हमारी कम हो सकती है। तो अगर हम इतना ही कंट्रीब्यूशन किसी और सेक्टर के अंदर करेंगे तो पॉवर्टी इतनी कम नहीं होगी जितनी हम अगर एग्रीकल्चर के अंदर जीडीपी ग्रोथ जो है वो करेंगे तो। देन हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो हर 5 साल के अंदर निकाला जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इसको निकालती आ रही है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन का हमने एवोल्यूशन देखा और ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जी का 100 बर्थ सेनेटरी ईयर जो है वो चल रहा है। तो इसी वजह से इसकी जो हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा क्या इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो किया गया। देन हमने देखा कि इसकी वजह से हमारी जो इंडिया की ग्रेन प्रोडक्शन की ग्रोथ है उसके अंदर 4.5x की ग्रोथ देखी गई। देन इंडिया किस किस उसमें सेक्टर में जो है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है, मिल्क, बाजरा और नाइकर, इन तीनों के अंदर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो करता है। देन वाइट रेवोल्यूशन के अंदर हमने देखा कि वर्गीस कुरियन के द्वारा जो है वो कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेके आए और इसके द्वारा हमने 3 टायर स्ट्रक्चर जो है वो बनाया, विलेज सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट यूनियन एंड स्टेट फेडरेशन, जिनके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर उसको प्रोसेस किया जा रहा है एंड देन मार्केटिंग जो है वो की जा रही है। देन हमने इनके लिए एक पशु उधार जो है वो हम लेके आए ताकि एनिमल्स का एक डेटाबेस जो है वो बनाया जा सके और उनकी ब्रीड्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। देन यूएनएफएओ की द्वारा जो एक रिपोर्ट आई उनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि जो भी हमारा पिंक रेवोल्यूशन है उसके अंदर हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है और हमें प्रॉपरली प्रोसेसिंग प्लांट्स को जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए और डिज़ीज़ फ्री जोन्स जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि ये हमारा ग्रो करे। देन हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में देखा कि हमारी 23 कमोडिटीज़ प्लस 2 मोर क्रॉप्स के लिए जो है ये निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द CACP एंड अप्रूवल टेकन बाय द CCEA। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ये जो पर्टिकुलरली फॉर्मूला है कि किस बेसिस पे इसको निकाला जाता है उसको भी कई बार पूछ लिया जाता है। देन हमने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का MSP देखा कि जो भी ट्राइबल लोग अपने या भी जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जिनके द्वारा जो भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस इकट्ठा किया जा रहा है तो उसके ऊपर भी उनको एक पर्टिकुलरली प्राइस जो है वो मिलना चाहिए। इसी वजह से हम उसके लिए MSP जो है वो लेके आए। देन हमने PM किसान देखी जिसके द्वारा हम इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और PM आशा देखा जिसके द्वारा हमने जो भी प्राइस है उसके अंदर जो भी डेफिशिएंसी आ रही है उसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिकली पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा के लिए ये पर्टिकुलरली प्राइम आशा स्कीम, PM आशा स्कीम जो है वो लेके आई गई है। देन देखा हमने कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नाबार्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO ये सभी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द एस्टेब्लिशिंग एग्रीकल्चर क्लिनिक्स और द कृषि विज्ञान केंद्र। और इसके अलावा इनके द्वारा नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक भी जो है वो लाया गया जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे पेस्ट मैनेजमेंट के तरीके जो है वो निकाले, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया, सीड और प्लांटिंग मटेरियल को जो है वो उन्होंने मार्केट किया और किसान कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किए ताकि वो अपनी कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो कर सके। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि जो एग्रीकल्चर है उनको फ़ंड वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड भी जो है वो इस्टेब्लिश किया और FPOs को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट गारंटी फ़ंड भी जो है वो नाबार्ड और NCDC के द्वारा जो है वो बनाया गया ताकि इनको कोलेटरल फ्री लोन जो है वो मिल सके। देन हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट अगर करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो होनी चाहिए। तो इसी वजह से APMC एक्ट एक मॉडल लाया गया एंड उसी के बेसिस पे हमने स्टेट APMC एक्ट्स जो है वो लाए जिसके थ्रू हर एक मंडी का एक डिफरेंट चार्ज रखा गया, हर एक डिफरेंट मंडी का एक लाइसेंस रखा गया और इन सभी को एक इंटीग्रेट करने के लिए हमने E-NAM भी जो है वो इस्टेब्लिश किया 2016 के अंदर अंडर दी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ दी SFAC। और इसके थ्रू हमने ये कहा कि जो भी लोग फिज़िकल मंडीज़ के अंदर बेच रहे हैं वो इस पर्टिकुलर E-NAM नेटवर्क को यूज़ करके वो इलेक्ट्रॉनिकली भी अपने गुड्स को जो है वो बेच सकते हैं। तो ये एक पैरेलल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, ये उसी को ही बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए एक मैकेनिज्म जो है वो लाया गया था। देन हमने देखा कि लाइफ स्टॉक एंड मार्केटिंग एक्ट भी जो है वो लाया गया है जिसके थ्रू हम लाइफ स्टॉक के या फिर एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर को भी जो है वो ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको कैसे जो है वो अपने प्रोड्यूस को स्टेट लेवल पे जो है वो एक हमने जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया
एक सिंगल लाइसेंस जो है वो इनको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में जितनी भी मंडी है वो अलग अलग लाइसेंस जो है वो उसके लिए ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स जो है वो लाने होंगे। तो ये इसका बेसिकली एम यही था कि ये अपने जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल कर सके। और ये एक्ट जो है वो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर ये लॉ जो है वो बनाया गया था। तो ये एक मॉडल लॉ है जिसको वो स्टेट चाहे तो फॉलो कर सकती है और ना चाहे तो फॉलो नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट हमने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, ताकि जो हमारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मर्स का वो हमारा जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो सके। इसी वजह से उनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो प्रोवाइड किया 3% पर एनम का। और इसके अंदर लोन जो है वो अप टू ₹2 करोड़ तक का वो दे सकते हैं उनको, ठीक है। देन अदर देन दैट हमने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी जो है वो देखा था, जिसके अंदर स्पेसिफिकली लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए, डेयरी प्रोसेसिंग के लिए, मीट प्रोसेसिंग के लिए हम फंड जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द लोन एंड इन द फॉर्म ऑफ द ग्रांट। तो 10% हमारा प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो रहेगा और रिमेनिंग 90% हम जो है वो लोन के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर भी इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया गया 3% का, और 4% का हमने एक्स्ट्रा सबवेंशन प्रोवाइड किया अगर वो प्रोजेक्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर जो है वो लेके आया गया है। देन 2 ईयर का मॉरेटोरियम पीरियड और 6 ईयर का रीपेमेंट पीरियड भी जो है वो रखा गया। देन हमने पीएम फसल बीमा योजना भी जो है वो लेके आए, ताकि इनको क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो मिल सके और वो इस क्लाइमेट चेंज के दौर के टाइम पे भी क्रॉप को ग्रो करना जो है वो ना छोड़े। तो ये अब तक का हमने सारा जो है वो रिव्यू करा। अब हम नेक्स्ट चालू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, दैट इज़ द डबल फार्मर्स इनकम। डबल फार्मर इनकम ये जो है वो एक रिपोर्ट के द्वारा रिकमेंड किया गया था, दैट इज़ द दलवाई कमेटी। दलवाई कमेटी के द्वारा क्या कहा गया था कि हमें ज़रूरत है कि हम फार्मर की इनकम जो है वो डबल करें। लेकिन फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए हमें 3 चीज़ें जो है वो करनी होंगी। सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी को जो है वो हमें इंक्रीज़ करना होगा, चाहे वो क्रॉप हो चाहे वो हमारे लाइफ स्टॉक हो। दूसरा है कि हमें क्रॉप की इंटेंसिटी को जो है वो इम्प्रूव करना होगा, यानी कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उगाना होगा, ताकि एक ही पर्टिकुलर लाइन पे डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जा सकें इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म क्रॉप। देन हमने कहा कि हमें जो भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी जो है वो होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हमें जनरेट करना होगा। और साथ ही साथ क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, सिर्फ और सिर्फ लो वैल्यू क्रॉप्स ही नहीं, हमें हाई वैल्यू क्रॉप्स को भी जो है वो उगाना होगा, यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंदर भी हमें अपना डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। तो करेंटली अगर हम देखें तो स्टेपल क्रॉप्स जो हैं वो 77% जो है वो उनको ग्रो किया जाता है, जबकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर आउटपुट में वो सिर्फ और सिर्फ 41% है। और अगर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स देखें लाइक दी हॉर्टिकल्चर, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 19% है। तो इस पर्टिकुलर चेंज से जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर जीडीपी को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि जो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं फार्मर्स के वो करेक्ट नहीं है, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है वो सही टर्म्स पे जो है वो नहीं किया जाता है। तो अगर हम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो फार्मर्स की इंक्रीज़ कर दें तो इनकी जो करंट इनकम है वो हमारी एडजस्ट हो जाएगी विद द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट। उनके ऊपर अगर ड्यूटीज़ वगैरह कम रहेगी तो फार्मर्स को एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो अपना जो प्रोड्यूस है उसको वैल्यू ऐड करके बाहर जो है वो बेच सके। देन इनके द्वारा ये भी कहा गया कि फार्मर्स को नॉन फार्म ऑक्यूपेशन के लिए भी जो है वो अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि करेंटली अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर 43% लेबर जो है वो इन्वॉल्व है, जबकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हो जाती है। और एक जगह पे जहाँ पे 1 या 2 बंदे की ज़रूरत है वहाँ पे 5 से 6 बंदे जो है वो लगे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा लेबर लॉस जो है वो होता है। और कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी में उतने का उतना ही रहता है, दैट इज़ 17%। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। तो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी 2018 के अंदर। इनके द्वारा ये टारगेट किया गया कि हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को जो है वो $100 बिलियन तक जो है वो पहुँचाएँगे। और इस $100 बिलियन तक पहुँचाने के लिए ये रिकमेंड किया गया कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमें उसको रिमूव करना होगा। जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है उसको हमें रिड्यूस करके 9% करना होगा। और इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्लस्टर्स जो है वो डेवलप करने होंगे, ताकि जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग है वो हमारी डेवलप हो सके, और जो हमारी टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी की हमारी कॉस्ट आती है वो हमारी जो है वो रिड्यूस हो जाए। अदर देन दैट ये भी बोला गया कि हमें जो अपने
ग्रेन प्रोडक्शन है उनके अंदर हमें वैल्यू एडिशन जो है वो करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में जो है वो हम उनको बेच सकें, उनका एमआरपी जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पे जो है वो उसको बेच सकें। दैन इसके द्वारा ये भी बोला गया कि रिकमेंडेशन के द्वारा कि जो इम्पोर्टिंग एक्सपोर्ट है उनके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो होनी चाहिए, जो कि 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए पोर्ट्स के ऊपर। देन इनके द्वारा, ताकि हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है, एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चर का इम्प्रूव हो जाए, ये भी रिकमेंड किया गया कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर बैन लगा हुआ है यूरोपियन मार्केट में इनको बेचने के लिए, उस बैन को हमें लिफ्ट करना होगा। और सऊदी अरेबिया के अंदर ग्रीन चिली के ऊपर बैन लगा हुआ है, तो उसको भी हमें लिफ्ट करना होगा, ताकि हमारे जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम एक्सपोर्ट जो है वो कर सकें। देन अदर देन दैट ये भी रिकमेंड किया गया कि एक सी प्रोटोकॉल जो है वो हमें डेवलप करनी होगी। सी प्रोटोकॉल क्या होगी कि अगर मान लो हमें एक बनाना को ट्रांसपोर्ट करना है और बनाना अभी ग्रीन है और येलो होने में उसको टाइम लगेगा, और वो येलो जो है वो इन आफ्टर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम दी जो भी उसका प्लांट है उसके बाद भी जो है वो हो सकता है। तो सी प्रोटोकॉल क्या है बेसिकली कि हमें इंडिकेट करना होगा कि कितना टाइम जो है वो उसको एक्सपोर्ट के अंदर लगेगा और कितना टाइम जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हार्वेस्ट करने के बाद से एक्सपोर्ट तक। तो अगर हमारे पास ये सी प्रोटोकॉल डेवलप हो जाएगी तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट टाइम जो है वो हमारा इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर हम जब वो ग्रीन है उस टाइम पे उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे और इन बिटवीन द पर्टिकुलर टाइम वो जो है वो येलो होके वहाँ पे जो है वो पहुँच जाएगा। तो इसकी वजह से जो भी टाइम है बिटवीन द हार्वेस्टिंग एंड बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और एक सी प्रोटोकॉल जब डेवलप होगी तो उसको मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ताकि वो अपने टाइम पे जो है वो वहाँ पे पहुँच जाए। तो उसके लिए हमें एक सी प्रोटोकॉल डेवलप करनी होगी, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस चाहिए होंगे, ताकि पोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो ना लगे। देन इंडिया और चाइना के एग्रीकल्चर का अगर हम कंपैरिजन देखें, जिस पे हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर, तो इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड जो है वो अपने दिमाग में रखना होगा कि एग्जैक्टली क्या इंडिया और चाइना के बीच में जो लैंड है, इरिगेशन है, वो किसका कितना कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड अगर हम देखें, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया का जो लैंड है उसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मेजर है, यानी कि इसके अंदर ये बोला गया है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो चाइना से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि चाइना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और सेक्टर्स पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो इसी वजह से इंडिया का जो लैंड का प्रोपोर्शन है वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ज़्यादा जो है वो दिया हुआ है। देन इरीगेशन कवर अगर हम देखें तो वो भी इंडिया के अंदर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी चाइना। देन एग्रीकल्चर आउटपुट अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हम जो है वो इनपुट्स के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो कर देते हैं, लेकिन हम इनपुट्स को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है वो कम रहता है। तो इसी वजह से हमारा जो है वो इनपुट का आउटपुट जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू द चाइना। तो चाइना का आउटपुट जो है एग्रीकल्चर आउटपुट डिस्पाइट बीइंग दी लेस लैंड एंड लेस इरीगेशन, एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो उनका ज़्यादा है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो उनसे कम ही रहता है और चाइना का जो है वो ज़्यादा रहता है। फर्टिलाइज़र की कंजम्पशन अगर हम देखें तो वो चाइना के अंदर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर हम जो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह है उनका भी काफ़ी यूज़ जो है वो करते हैं, और चाइना के अंदर फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेबर फोर्स भी ऑब्वियसली हमारे यहाँ ही ज़्यादा होंगे, तो जितने भी जहाँ पे भी ख़राब पॉइंट्स होंगे ना वो सारे इंडिया के अंदर मेजरली जो है वो देखे जाते हैं मेजॉरिटी वाइज, कि वो लोग ज़्यादा इनपुट डाल के कम आउटपुट जो है वो उनका आ रहा होता है। देन क्रॉप की प्रोडक्टिविटी देखें तो वो भी चाइना की जो है वो ज़्यादा रहती है, 50 to 100% जो है वो इंडिया से ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी आउटपुट की बात आएगी वहाँ चाइना ज़्यादा है, और जहाँ पे भी इनपुट की बात आएगी वहाँ पे इंडिया ज़्यादा है। देन नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम इरिगेशन सेक्टर के अंदर देखें तो इरिगेशन के अंदर जो हमारा यूसेज है, हमने पहले देखा था कि इरिगेशन से जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो रही है वो एटलीस्ट 50% जो है वो हम अप्रॉक्स इरिगेशन के थ्रू जो है वो कर रहे हैं, और उतना ही परसेंटेज जो है वो हम रेनफेड के थ्रू भी जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ वाले साइड में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी मानसून पे भी डिपेंडेंट है, और जो रिवर्स का जो भी वाटरशेड एरिया है वहाँ से भी हम उसको कवर जो है वो कर लेते हैं। लेकिन जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पे इरिगेशन के सपोर्ट की जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स जो है वो हमारी पेरेनियल नहीं है, और उनका पानी का फ़्लो जो है वो इतना नहीं है जितना हमारा
नॉर्थ के रिवर्स का है, तो इसी वजह से वहाँ पे इरिगेशन जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इरिगेशन के बारे में अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड से जो है वो हम इरिगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी ट्यूबवेल्स, देन आती है कैनाल्स, देन आती है वेल्स एंड देन आते हैं टैंक्स। तो इसके अंदर अगर हम देखें इरिगेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो हमारे ट्यूबवेल्स है। ट्यूबवेल्स क्या होते हैं कि हम अंडरग्राउंड वाटर को एक पर्टिकुलर पंप के थ्रू जो है वो ऊपर पंप करते हैं और एक ट्यूब के थ्रू उसको जो ग्राउंड वाटर है उसको हम सरफेस पे लेके आते हैं ताकि उसको इरिगेशन में यूज़ किया जा सके। तो ट्यूबवेल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो किया जाता है। दूसरा आता है कैनाल। कैनाल के अंदर अगर हम देखें तो कैनाल्स जो है वो क्या होता है कि रिवर वाटर को हम एक पर्टिकुलरली उसके जो नॉर्मल कोर्स होता है उससे डाइवर्ट करके एक पर्टिकुलर कैनाल बना देते हैं ताकि रिवर वाटर जो है वो कहीं और डिस्चार्ज किया जा सके। तीसरा आता है हमारी वेल्स। वेल्स क्या होती है? वेल हमारे कुएँ होते हैं। तो कुएँ जो भी, ऑल्दो ये भी ग्राउंड वाटर ही है, लेकिन इसके अंदर हम मैकेनाइजेशन का यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली हम अपने कुएँ को खोद के जो है वो पानी को निकालते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है? टैंक्स। टैंक्स क्या होते हैं कि हम कुछ बेसिकली पिट्स बना देते हैं और उस पिट के अंदर या तो जो भी रन ऑफ द रिवर का पानी है उसको इकट्ठा कर लेंगे, या फिर दूसरा है कि जो भी मानसून है उसके वाटर को यहाँ पे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो इन 4 तरीक़ों से हम इरिगेशन जो है वो करते हैं नॉर्मली एग्रीकल्चर में। और इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट जो है वो हमें ये याद रखना है कि ट्यूबवेल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 46%, दूसरा हमारा कैनाल्स है, तीसरा हमारा वेल्स है एंड चौथा हमारा टैंक है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली ये ऑर्डर है इसको डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो नॉर्मली यूपीएससी हो या फिर अदर पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो, तो ये हमें याद रखना है। तो इन पर्टिकुलर इरिगेशन के अंदर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है और लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हमने एग्रीकल्चर को पानी जो है वो प्रोवाइड किया। अब ये वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है हमारा। इसकी जो लेंथ है वो हमारी 694 किलोमीटर की है और ये इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो 2 रिवर्स के ऊपर बनाया गया है, दैट इज़ सतलज एंड द ब्यास। और कौन कौन से स्टेट के अंदर इसका पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो दैट इज़ पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। और इसके ऊपर जो बैराज बनाया गया है, क्योंकि बैराज की क्या ज़रूरत है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ रिवर ऑफ वाटर है उसको हमें कहीं और डाइवर्ट जो है वो करना है, तो इसी वजह से इसके ऊपर एक बैराज बनाया गया है। उसी बैराज का नाम जो है वो हमारा हरीके बैराज है। दूसरा आता है हमारे टैंक। टैंक अगर हम देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो हमारी पेरिनियल नहीं है और वो डिपेंड करती है मानसून के वाटर के ऊपर कि उनका जो रन ऑफ है वो कितना होगा। तो सबसे ज़्यादा पेनिनसुलर इंडिया के अंदर टैंक का यूसेज जो है वो किया जाता है, जो कि नेचुरली भी जो है वो बन गया है। टैंक जो है वो नेचुरली भी बन सकता है और आर्टिफिशियली भी बन सकता है। नेचुरली कब बनता है कि जब ये जो पर्टिकुलरली लैंड था वो अपने आप में ही जब धंस जाए तो वो एक राउंड शेप जो है वो ले लेगा, तो इस नेचुरल डिप्रेशन के अंदर भी पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है। देन ये लॉन्ग टाइम तक जो है वो वाटर को होल्ड करके रखता है। और ये टैंक स्पेसिफिकली, और दूसरा भी रीज़न है कि पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ही क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो रॉक है वो हमारी काफ़ी हार्ड है, जिसकी वजह से पानी जो है वो नीचे ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट नहीं होता है और वो वहीं की वहीं रहता है, क्योंकि वहाँ की रॉक्स जो है वो हमारी नॉन पोरस और हार्ड है। क्योंकि वहाँ पे जो रॉक्स है वो इग्नियस फॉर्म की रॉक्स है, वो इतनी जल्दी डिग्रेड जो है वो नहीं होती है। लार्जेस्ट केक अगर हम देखें जहाँ पे टैंक से इरिगेशन किया जाता है तो दैट इज़ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। 29% जो टैंक का यूसेज है वो हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर किया जाता है। देन अदर टाइप्स ऑफ इरिगेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है हमारा जो कन्वेंशनल हमारे सोर्स हैं, दैट इज़ दी सरफेस और दी फ्लड टाइप ऑफ इरिगेशन, जिसके अंदर पानी को सिर्फ ऐसे ही जो है वो बहा दिया जाता है विदाउट एनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, हम उसको ऐसे ही जो है वो डाल देते हैं। तो बेसिन वाला जो हमारा तरीका है इरिगेशन करने का वो हम पैडी के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाटर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूसेज जो है वो उसके अंदर चाहिए होती है। और
इसको हम अनडायरेक्टेड फ्लो ऑफ वाटर जो है वो बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली वाटर को ऐसे ही जो है वो डाल दिया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई बंद लगाए जाते हैं या फिर डायरेक्शन बनाई जाती है, बस ऐसे ही डाल दिया जाता है। देन दूसरा आता है हमारा फ़रो। फ़रो क्या होता है कि हम कुछ पैरेलल चैनल्स जो है वो बनाते हैं, यहाँ पे जो है वो जो सैंड है उनके माउंट्स लगा दिए जाते हैं ताकि ये पानी जो है वो इधर पर्कुलेट ना हो। तो इधर ऐसे इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर हमारा वाटर जो है वो डाल दिया जाता है। ये फ़रो वाला जो सिस्टम है वो हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, ये हम कॉटन, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। बेसन हमने किसके लिए यूज़ किया था, पैडी के लिए जो है वो यूज़ किया था। देन नेक्स्ट आता है बे और बॉर्डर। इसके अंदर हम बेसन और फ़रो दोनों टाइप के मॉडल को जो है वो यूज़ करते हैं, और ये स्पेसिफिकली हम पास्चर लैंड्स के जो हैं, पास्चर लैंड्स मतलब जो हमारा फीड स्टॉक वगैरह होता है उन सभी को ग्रो करने के लिए जो है वो इसके अंदर ही इरिगेशन यूज़ किया जाता है। तो जब फ़रो और बेसिन दोनों टाइप के इरिगेशन को एक साथ यूज़ किया जाए तो उसको हम बॉर्डर और या सरफेस टाइप ऑफ इरिगेशन जो है वो बोलते हैं, और ये स्पेसिफिकली हम पास्चर लैंड के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। देन दूसरा, जब हमारा इरिगेशन सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ तो वो जो इवोल्यूशन है वो हमारा ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो है वो किया गया। ड्रिप इरिगेशन जो है वो स्पेसिफिकली इसलिए लाया गया ताकि जो हमारा पानी है वो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो सके, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप का हमारा जो है वो टारगेट रखा गया कि कम ड्रॉप से हम ज़्यादा क्रॉप जो है वो उगा सकें। तो माइक्रो इरिगेशन जो है वो इसके अंदर किया गया। अब ये माइक्रो इरिगेशन जो है वो मेघालय के बैम्बू इरिगेशन से इंस्पायर था, जो कि हम लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। 200 ईयर ओल्ड सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली बीटल लीफ को उगाने के लिए। दूसरा आता है हमारा ब्लैक पेपर क्रॉप को उगाने के लिए, और एरेका नट ऑर्काइड्स के अंदर भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन का हमारा एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये अभी तक इतना अडॉप्ट नहीं हुआ है तो इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आती है। इसके अंदर अभी इतनी टेक्नोलॉजी हमारी नहीं आई है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो हाई रहती है, और इसको हम हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, लाइक द वाइन क्रॉप्स, रो क्रॉप्स और द ट्रीज। तो एक ड्रिप इरीगेशन जो है वो हमारा इवॉल्व होकर आया। तीसरा आता है दैट इज़ स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल रेनफॉल की तरह है, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे पानी को जो है वो ऐसे ही फ्लो नहीं करते, उसको स्प्रिंकल जो है वो करते हैं, मतलब ड्रॉपलेट्स जो है वो गिरती है लाइक द रेनफॉल। और ये तब यूज़ किया जाता है जब लैंड जो है वो हमारा अनइवन होता है। लैंड अगर अनइवन है यानी कि कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, तो अगर यहाँ पे अगर हम पानी को नॉर्मली फ़्लो करेंगे तो ये यहीं पे जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ये आगे नहीं जा पाएगा। तो इसी वजह से जब ऐसे अनइवन लैंड्स होते हैं, टेरेन होता है, तो उस केस के अंदर हम ये स्प्रिंकलर इरीगेशन जो है वो यूज़ करते हैं ताकि पानी जो है वो सारे एरियाज़ के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे करके जो है वो पहुँच सके। तो ये हमारा स्प्रिंकलर इरीगेशन जो है वो। देन नेक्स्ट आता है हमारा फार्मिंग सिस्टम। तो फार्मिंग सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर कैसे इवॉल्व हुआ, कौन कौन से सिस्टम्स जो है वो यूज़ किए जाते थे। तो सबसे पहले जो है वो हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस सिस्टम जो है वो यूज़ करते थे, जिसके अंदर हम अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने के लिए जो है वो उसको प्रोड्यूस करते थे। क्योंकि हम ये अपने खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र का कोई भी यूज़ जो है वो नहीं किया जाता था। देन ये प्रिमिटिव जो है वो इंटेंसिव के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ, जहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो ग्रो होने लगी। फैमिलीज़ ग्रो होने लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो पॉपुलेशन हाई हो गई, तो लेबर इंटेंसिव जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो बन गया। लाइक अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे देखें तो उसको हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो बोल सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो की जाती थी, और फिर उनके ही द्वारा उसको कमर्शियल फार्मिंग के अंदर भी जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए एक सिंगल क्रॉप को जो है वो प्लांटेशन करना जो है वो चालू करा, लाइक ओपियम एंड कॉटन, ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके। देन क्रॉपिंग पैटर्न अगर हम देखें तो इनके भी कई बारी डेफिनेशंस जो है वो आ जाती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अ डेफिनेशन ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, लाइक हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट जो सीजन्स है वो रहते हैं। एक खारिफ सीज़न रहता है, एक राबी सीज़न रहता है, एक ज़ैद सीज़न जो है वो रहता है। तो इस पर्टिकुलर सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो क्या होगा, यानी कि इस एरिया के अंदर कौन सी क्रॉप जो है वो उगाई जाएगी। ठीक है।
और क्या एक ही सिंगल क्रॉप उगाई जाएगी या फिर हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ अ क्रॉपिंग पैटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन टाइम एंड स्पेस, कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि इस टाइम में इस पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप जो है वो उगाई जाएगी। और साथ ही साथ में हम मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं या फिर मिक्स फार्मिंग भी जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो बताए हैं। लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो हम करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर भी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। एक इंटर क्रॉपिंग है। इंटर क्रॉपिंग के अंदर हम एक साथ ही दो क्रॉप्स को जो है वो उगाते हैं। तो ये एक इंटर क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, क्योंकि हम वहाँ पे ऑल्टरनेट क्रॉप रो के अंदर यहाँ पे दूसरी क्रॉप जा रही है और यहाँ पे हमारी दूसरी क्रॉप जा रही है। देन नेक्स्ट क्या आता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि मिक्स क्रॉपिंग को हमें मिक्स फार्मिंग से जो है वो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मिक्स फार्मिंग जो है उसके अंदर हम डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉप्स को जो है वो उगा रहे हैं। लेकिन ये मिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है कि हम आज कौन सी क्रॉप उगाएंगे, या फिर जो भी हमने क्रॉप्स डाली है वो हमने बस ऐसे ही जो है वो मिक्स करके ग्रेन्स को जो है वो डाल दिया है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो एक पर्टिकुलर लैंड एरिया के अंदर उग जाए। देन नेक्स्ट क्या आता है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल के अंदर क्या होता है कि सक्सेशन वाइज हम डिसाइड करते हैं कि अगर 2 महीने हमने ये क्रॉप उगाई है तो अगले 2 महीने हमारी कौन सी क्रॉप जो है वो उगेगी। तो पहले हम ए क्रॉप उगाएंगे सब जगह, फिर जब ये हार्वेस्ट हो जाएगी तो हम बी क्रॉप जो है वो उगाएंगे वहीं पे। तो सिक्वेंशियल वाइज जो है वो हम उगाते हैं। और इस सीक्वेंस के अंदर हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो अगली क्रॉप जो है वो उस न्यूट्रिएंट के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम ना हो। देन नेक्स्ट क्या आता है रिले क्रॉपिंग पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर क्रॉप हमने उगा दी और यहाँ पे हमारा स्पेस जो है वो खाली था, यहाँ पे हमने उसी का ही दूसरा पैटर्न जो है वो डाल दिया, मतलब दूसरी क्रॉप नहीं वही क्रॉप का दूसरा स्लॉट जो है वो यहाँ पे डाल दिया। अब जब ये हमारी ग्रो हो जाएगी तो यहाँ पे जो है वो स्पेस रहेगी अभी, ठीक है। तो इस स्पेस के अंदर जो है वो हम सो कर देते हैं दूसरी क्रॉप। और जब ये बड़ी हो जाती है, मतलब बड़ी हो गई है, तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो प्रीवियस जो हमने क्रॉप उगाई थी उसके हार्वेस्ट से पहले दूसरी क्रॉप जो है वो यहाँ पे डाल दी जाती है, और इतने में ये वाली क्रॉप जो है वो हमारी तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर हम टाइम एंड लेबर को सेव जो है वो करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कर पाते हैं। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग यानी कि हम एक ही क्रॉप को बार बार उगाते रहते हैं, लाइक राइस उगा रहे हैं तो राइस ही उगाते जा रहे हैं। देन क्रॉप रोटेशन होता है कि क्रॉप रोटेशन के अंदर हम आज दूसरी उगा रहे हैं तो कल दूसरी उगा रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है रटूनिंग। रटूनिंग के अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं, लाइक जो हमारा वीट होता है, वीट को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ नीचे जो है वो हमारे रह जाते हैं। तो या तो ये हो कि हम इसको जो है वो जो हमारे हैप्पी सीडर्स आते हैं उनके द्वारा इनको रिमूव कर दें। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि हम इसको जो है वो वहीं के वहीं छोड़ दें, ताकि इसी से ही वापस से जो है वो ग्रो हो जाए। तो राइजिंग ऑफ स्टबल्स फॉर ग्रोथ अगेन, तो दैट इज़ दी रटूनिंग, कि हमने इन स्टबल को यूज़ करके वापस से जो है वो इसको उगा लिया इंस्टेड ऑफ लेइंग डाउन द सीड्स। देन नेक्स्ट क्या आता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग हमने देख लिया कि क्रॉप प्रोडक्शन, बी कीपिंग एंड लाइफ स्टॉक, ये सभी चीज़ें जब हम साथ करते हैं तो उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न थे, लाइक इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल, रिले, मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, रिटूनिंग एंड मिक्स फार्मिंग। देन नेक्स्ट क्या आता है क्रॉप सिस्टम। क्रॉप सिस्टम क्या है कि कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है और साथ ही साथ में देयर इंटरेक्शन विद द फार्म रिसोर्सेज, कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, क्या वो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं या फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या फिर वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली इनको जब हम क्रॉपिंग पैटर्न के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसका एक इकोसिस्टम जो है वो बता रहा है कि कैसे वो लोग क्रॉप्स को जो है वो उगा रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है क्रॉपिंग सीज़न। ये हमने पहले भी देखा था कि रावी सीज़न जो है वो हमारा विंटर क्रॉप्स होता है, खारिफ सीज़न हमारा मानसूनल क्रॉप्स होता है, ज़ैद जो है वो हमारी समर क्रॉप्स होती है, जो कि रावी और खारिफ के बीच में जो है वो उगाई जाती है। तो ये जो है वो डेफिनेशन बेस्ड हमारे को याद करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाने के लिए। देन नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में फार्मिंग ही नहीं, मतलब क्रॉपिंग ही नहीं, हम एनिमल हस्बेंड्री भी जो है वो करते हैं। और ये हम
अभी से ही नहीं, हम पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक उस पीरियड से जो है ये करते आ रहे हैं, जहाँ पे लाइफ स्टॉक की रियरिंग जो है की जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या जो है वो ख़राब है, वो ये है कि डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट कैपिटल मिल्क प्रोडक्शन इन द इंडिया, हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो जीडीपी के अंदर इतना कंट्रीब्यूट जो है वो नहीं कर पा रहा है। और उसका कारण है कि हमारा वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के अंदर 5% जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाता है। और एज अ होल अगर एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर देखें तो लाइफ स्टॉक सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 26% है, यानी कि 1/4। ठीक है। देन इसको करेंटली अगर हम देखें इंडिया के अंदर, तो ड्रॉट एंड ड्राफ्ट पावर दोनों ही जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ड्रॉट एंड ड्राफ्ट पावर क्यों डिक्लाइन हो रही है? क्योंकि करेंटली जो फार्मिंग सिस्टम है वो हमारा लाइफ स्टॉक या कैटल बेस से ट्रांसफॉर्म हो गया, मैकेनाइजेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं। और इसके अंदर हम ट्रक्स या ट्रैक्टर्स का जो है ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ड्राफ्ट पावर का मतलब है कि एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना कैरी करके। तो लाइक अगर हम ये बुलक कार्ट्स वगैरह देखें तो वो हमारी ड्राफ्ट पावर के अंदर जो है वो आती है। ड्राफ्ट पावर क्या है कि हम जो कैटल्स को अपने जो खेत हैं उनको जोतने में यूज़ करते हैं, तो उसको हम ड्राफ्ट पावर जो है वो बोलते हैं। तो इसको जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, और उसका कारण है हमारा मैकेनाइजेशन। सिग्निफिकेंस अगर हम इंडिया के अंदर देखें इसकी, तो जो हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो करेंटली वुमेन लेड है। लाइक हमारा फार्मिंग एग्रीकल्चर भी जो है वो हमारा वुमेन लेड हो रहा है। 73% रूरल वुमेन जो है वो इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रही है। और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो रेनफेल एरिया के अंदर ज़्यादा है। और साथ ही साथ में जो लाइफ स्टॉक वेल्थ है वो इंडिया के अंदर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि उसके अंदर जैसे कि हमने लैंड के अंदर देखा था वैसा नहीं है कि लैंड की ओनरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ज़्यादा है, वो सभी के पास इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जबकि वहीं लाइफ स्टॉक सेक्टर देखें तो वहाँ पे हमारी जो वेल्थ है वो सभी के बीच में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हुई हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि इसके अंदर हम नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो है वो लेके आए थे, और साथ ही साथ में हमने रिसेंटली वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी जो है वो लेके आए थे। और इस पर्टिकुलर मिशन को 2014 to 15 के अंदर लाया गया था, जिसके अंदर हमने 4 सब मिशंस जो है वो आइडेंटिफाई किए थे। सबसे पहला मिशन था हमारा कि लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर हमें उनका फॉडर एंड फीड का जो है वो ध्यान रखना है, तो उसको डेवलप कराने के लिए हमने मिशन जो है वो लेके आए। देन दूसरा था कि लाइफ स्टॉक को डेवलप किया जाए, यानी कि उनकी जो हेल्थ है, उनका न्यूट्रिशन है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो उसकी वजह से हमने स्टेक फार्म्स को मॉडर्नाइज करने का सोचा कि उनको बेटर वे में रियरिंग जो है वो करें। देन तीसरा आता है कि हमने स्टेक पिगरी फार्म्स भी जो है वो बनाए। तो सिर्फ और सिर्फ कैटल्स तक लिमिटेड नहीं होता, पिग्स भी जो है वो हमारे लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर ही आते हैं। तो इसके लिए हमने नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के अंदर पिग डेवलपमेंट की बात जो है वो रखी। दैन चौथा आता है कि हमें टेक ट्रांसफ़र की भी जो है वो ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, ताकि बेटर ब्रीडिंग जो है वो करके ये बेटर ब्रीड की वेराइटीज़ जो है ये डेवलप कर सके। तो इसी वजह से फार्मर्स को जो है वो हमने बेटर स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करी, ताकि वो बेटर ब्रीडिंग जो है वो कर सके। देन नेक्स्ट इसकी डेवलपमेंट के लिए हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग भी जो है वो एक बनाई, अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। तो पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही पार्ट था, लेकिन हमने उसको अलग से जो है वो बनाया, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ताकि वो अपने अकॉर्डिंगली उसको जो है वो डेवलप कर सकें। अब इसके द्वारा लाइफ स्टॉक मिशन का जो सेंसस है वो डेवलप किया जाता है, और इस पर्टिकुलर सेंसस के द्वारा ये बताया गया कि जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो रहती है, और इसका शेयर जो है वो जीडीपी के अंदर 5% है, जो कि हमने पहले भी देखा था। देन नेक्स्ट क्या आता है कि एग्रीकल्चर के अंदर हमने कहा कि हमें हाई वैल्यू एडेड क्रॉप्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना होगा। तो इसके लिए हमने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बजट के थ्रू जो है वो लाया गया। इसके द्वारा हमने कहा कि हमें हॉर्टिकल्चर को इंटीग्रेटेड वे में सभी के कंट्रीब्यूशन से जो है वो डेवलप करना होगा। तो इसके लिए हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है हमने ये मिशन के फॉर्म में हम लेके आए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा 60:40 रेशियो के अंदर। एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम 90:10 का जो हमारा रेशियो है वो रहता है
इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स एंड द एक्सपर्टीज़। देन हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर हम देखें तो हमारी हाई वैल्यू एडेड क्रॉप्स आती हैं, लाइक द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस। ये सारी जो है वो ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और इनको आगे भी जो है वो काफ़ी प्रोसेस किया जा सकता है। प्रोसेस करके हम इनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे जो है वो बेच सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट जो है वो किया गया, और मिशंस भी जो है वो इसके अंदर सपोर्ट करे गए, लाइक दी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ताकि उनका डेवलपमेंट हो और वो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में डेवलप हो सके। अदर देन दैट हम सैफ़रॉन मिशन भी जो है वो इसके अंदर लेके आए, ताकि सैफ़रॉन की कल्टिवेशन को जम्मू एंड कश्मीर के अलावा अदर स्टेट्स के अंदर भी जो है वो कल्टिवेट किया जा सके। और इसके अंदर हमने ये भी टारगेट किया कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, जो भी हमारा आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टोरेज की वजह से जो भी लॉस होता है, उसको हम कम कर सके और अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सके बाय द वैल्यू एडिशन। तो इसके अंदर जो सपोर्ट है वो बोर्ड्स को भी जो है वो प्रोवाइड किया गया 100% बाय दी गवर्नमेंट। तो इसके अंदर हॉर्टिकल्चर और दी कोकोनट, इन सभी के डिफरेंट बोर्ड्स जो है वो बनाए गए हैं, जिसके थ्रू स्पेसिफिकली उन्हीं के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। लाइक हमने रिसेंटली टर्मरिक बोर्ड भी जो है वो बनाया था, और इनके ऊपर हम फोकस करते हैं। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द नेशनल बैम्बू मिशन। तो इन पर्टिकुलर जो हमारे न्यूली चीज़ें हैं उनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, लाइक नेशनल बैम्बू मिशन। तो इसके अंदर जो हमारा डेटा अगर हम देखें तो 67% बैम्बू जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर ग्रो होता है। और क्योंकि वहाँ पे बैम्बू ग्रो होता है तो हमें चाहिए कि उस बैम्बू को सिर्फ और सिर्फ एक बैम्बू के रूप में ना देखा जाए, उसके कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी जो है वो डेवलप हो। तो इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैम्बू बेस्ड क्लस्टर डेवलपमेंट जो है वो करी गई, ताकि वहाँ पे वैल्यू एडिशन जो है वो बैम्बू प्रोडक्ट्स का हो सके। इस पर्टिकुलर क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड किया गया, और ये भी फोकस किया गया कि हम बैम्बू की प्लांटेशन को नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एरियाज और प्राइवेट लैंड्स के अंदर भी जो है वो ग्रो कर सके। यहाँ पे हमने जो पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी थी उसको रखा कि डिफरेंट एरिया के अंदर रीजनली डिफरेंट हम स्ट्रैटेजी जो है वो लेके आए, ताकि स्पेसिफिकली उस एरिया के अंदर क्या नीड है उसके ऊपर फोकस किया जा सके। तो इसके लिए हम नेशनल बैम्बू मिशन भी जो है वो लेके आए। तो ये हमें याद रखना है कि इंडिया का 67% बैम्बू जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर जो है वो ग्रो होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये रिसेंटली डेवलपमेंट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखी जा रही है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं। जीएम क्रॉप्स जो है वो हमारी जो क्रॉप्स है उनके अंदर उनके डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, लाइक द क्रिस्पर-cas9 और दी जिंक वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू उनके डीएनए को मॉडिफाई करके हम उनको बेटर क्वालिटी बनाते हैं, या फिर उनको पेस्ट रेसिस्टेंट जो है वो बनाते हैं। इसका अगर हम इकोनॉमिक प्रोसीजर देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी के द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को या इस पर्टिकुलर क्रॉप्स को जो है वो रेगुलेट किया जाता है। और ये पर्टिकुलरली जो कमेटी है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम नहीं करती है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इस पर्टिकुलर कमेटी को जो है वो बनाया गया था। इस कमेटी के द्वारा बेटी कॉटन को भी जो है वो कमर्शियल अप्रूवल प्रोवाइड किया गया है कि इसको कमर्शियली जो है वो यूज़ किया जाता है, और सिंस 2002 हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा बेटी कॉटन का सीड प्राइसिंग। बेटी कॉटन अगर हम देखें तो बेटी कॉटन की जो प्राइस है वो मॉन्सेंटो के द्वारा डिसाइड किया जाता था, क्योंकि उनके द्वारा उसको जो है वो पेटेंट किया गया था उस टेक्नोलॉजी को। लेकिन फिर बेटी कॉटन को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के थ्रू जो है वो रेगुलेट किया गया, ताकि सभी लोगों का उसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा जो सीड्स हैं या प्लांटिंग उनकी वैरायटी है उसकी पेटेंटिंग को जो है वो एक्सक्लूड किया गया, कि वो पेटेंट जो है वो उनको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि सभी लोगों को इक्वल बेनिफिट जो है वो मिल सके। तो इसी वजह से मॉन्सेंटो का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक जुडिशल केस भी जो है वो चल रहा था, जिसके अंदर वो अपना राइट जो है वो उसको मांग रहे थे। देन नेक्स्ट आता है हमारा जीएम मस्टर्ड। जीएम मस्टर्ड अगर हम देखें तो ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप है। अदर जो हमारी कॉटन थी जिसको अप्रूव किया गया है वो हमारी फूड क्रॉप नहीं है, क्योंकि उसको हम सिर्फ और सिर्फ
एज अ एक्सटर्नली जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसको इंटरनली खाया नहीं जा रहा। जबकि GM मस्टर्ड जो है वो ऐसे डेवलप करी गई है जिसको हम खाएंगे, तो इसी वजह से इसको अभी तक भी कमर्शियल अप्रूवल जो है वो नहीं मिल पाया। देन नेक्स्ट क्या आता है, नेशनल जीन फंड। नेशनल जीन फंड जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो बनाया गया था। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ब्रीयर होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा ये जीन की एडिटिंग वगैरह की जा रही है, उनके द्वारा रॉयल्टी जो है वो पे की जाती है, और उस रॉयल्टी को नेशनल जीन फंड के अंदर जो है वो डाला जाता है, ताकि ये पर्टिकुलरली जो भी बेनिफिट ब्रीडर लेंगे उस बेनिफिट को उन पर्सन के साथ शेयर किया जा सके जो कि एक्चुअली में उस जीन का क्लेम जो है वो पसेस करते हैं। तो ये जो जीन क्लेम है वो ब्रीडर से लेके उन पर्सन को दिया जाता है जिनके द्वारा वो जीन को डेवलप जो है वो किया गया था। तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। देन नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। ये इंडिया के द्वारा लाया गया था, और ये इंडिया के द्वारा इसलिए लाया गया था ताकि जो भी हमारे वो जो कन्वेंशन है जिसके द्वारा हम इक्वल एक्सेसिंग बेनिफिट शेयरिंग करते हैं वो हमारा हो सके, और साथ ही साथ में हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है प्रोटेक्ट रह सके प्लांटिंग वैरायटी के अंदर, और साथ ही साथ में फार्मर्स के राइट भी जो है वो प्रोटेक्ट रह सके। तो इसके अंदर हमने दो लोगों को जो है वो राइट्स प्रोटेक्ट किए, तो फार्मर्स को और दूसरा हमारा ब्रीडर्स को। फार्मर्स को क्या कहा गया कि अगर कोई भी ब्रांडेड सीड है तो वो उसको सेल जो है वो नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा हो कि एक बार उन्होंने सीड खरीद ली है और ख़रीदने के बाद जब नेक्स्ट क्रॉप आई तो उन्होंने जो क्रॉप से सीड्स आए उनको जो है वो बेचना चालू कर दिया। तो ऐसे तो ब्रीडर्स जो हैं वो ब्रीडिंग का काम नहीं करेंगे, तो इसी वजह से उनको मना किया गया कि वो ब्रांडेड सीड जो है वो सेल नहीं करेंगे। लेकिन उसकी वजह से जो भी फार्म प्रोड्यूस आएगा उसको वो रीसॉ एक्सचेंज एंड सेल जो है वो कर सकते हैं। देन ये कहा गया कि इनको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई भी वो जेनेटिक रिसोर्स को प्रिजर्व या कंजर्व कर रहे हैं तो उसके लिए उनको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जीन फंड में से, जो कि हमने ऊपर बनाया था नेशनल जीन फंड। देन नेक्स्ट आता है ब्रीडर्स के राइट। ब्रीडर्स कौन है, जिनके द्वारा डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं उनको ब्रीड करा के वो डिफरेंट वेराइटीज़ जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो इनको राइट दिया गया कि वो कोई भी प्लांट वैरायटी को जो है वो ब्रीड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इनको राइट दिया गया कि उस पर्टिकुलर जो भी सीड होगी उसके ऊपर इनको राइट रहेगा कि वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये इनको जो है वो अलाउ किया गया बाय द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड दी फार्मर्स राइट एक्ट 2001। देन नेक्स्ट क्या आती है हमारी एग्रीकल्चर के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, तो हमने अब फर्टिलाइज़र की बजाय हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो चालू कर दी, ताकि जो भी उसकी वजह से जो हमारे जीन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या फिर फर्टिलाइज़र की वजह से बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन हो रही है उसको हम कम कर सकें। इसी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो लाई गई। इसके अंदर जो हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं वो हम क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर और बायोलॉजिकली पेस्ट कंट्रोल के ऊपर फोकस करते हैं, और हमारा मेन एम यही रहता है कि हम केमिकल के पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र या जीन मॉडिफिकेशन या फिर आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन्स को यूज़ ना करें। तो इसके अंदर हम बिल्कुल भी पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइज़र या फिर जीन मॉडिफिकेशन या फिर आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन्स का जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। ऑर्गेनिकली जो भी हमारे पास प्रेजेंट है नेचुरल फॉर्म में उनको जो है वो हम यूज़ करते हैं, लाइक द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड द बायो फर्टिलाइज़र्स। यानी कि जितने भी हम आर्टिफिशियली केमिकल्स बनाते हैं उनको यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। इंडिया के अंदर सबसे पहली ऑर्गेनिक केक हमारी सिक्किम जो है वो बनी थी, जहाँ पे हमने उसको ट्रायल बेसिस पे लेके आए थे, ताकि उसके जो भी यूसेस हैं या फिर जो भी बेनिफिट्स हैं वो देखे जा सके। और वहीं अगर हम देखें कि लार्जेस्ट एरिया कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो की जा रही है, तो वो हमारी मध्य प्रदेश है, देन हिमाचल प्रदेश है एंड देन राजस्थान है। तो ये हमें याद रखना कि लार्जेस्ट एरिया इज़ इन द एमपी एंड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इज़ सिक्किम। अब ऑर्गेनिक फूड को अगर हम देखें तो रेगुलेट जो है वो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे जो हमारी FSAI है उसके द्वारा इसको रेगुलेट जो है वो किया जाता है, और इनके द्वारा एक यूनिफाइड लोगो जो है वो प्रोवाइड किया गया है एज अ जैविक भारत, जो कि दोनों कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। अभी हम ये दोनों कैटेगरीज जो है वो देखेंगे कि एग्जैक्टली दो कैटेगरीज जो है वो हमने क्यों बनाई है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है,
तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर 2 कैटेगरी इस बेसिस पे बनाई गई है कि उसको सर्टिफिकेशन जो है वो कौन कर रहा है। अगर हम खुद से जो भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, सेल्फ सर्टिफाई कर रहा है वो, तो उसको हम पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो है वो बोलते हैं। यानी कि वो खुद से गारंटी ले रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हुआ है। इस पर्टिकुलर सिस्टम के फ़ायदे या नुकसान अगर हम देखें, तो इसका नुकसान ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बेचा जा सकता है, यानी कि ये एक्सपोर्ट जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि ये पीयर रिव्यू के ऊपर बेस्ड है कि आपने मैंने मिल के बोल दिया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है। इस पर्टिकुलर सिस्टम को परंपरागत कृषि विकास योजना के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके अंदर फार्मर्स जो है वो ट्रांसफॉर्म करें, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर उनको पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑर्गेनिक काउंसिल के जो द्वारा है उसको हार्मोनाइज़ किया गया है। यानी कि उनके द्वारा भी एक स्टैंडर्ड जो है वो बताया गया है कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होंगे, तो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम पीयर रिव्यू जो है वो करेंगे कि क्या वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं है। देन दूसरा सिस्टम है हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर थर्ड पार्टी के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है कि क्या आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं है। ये पर्टिकुलरली जो सिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा है, और ये वाला पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो था वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा था। इसके अंदर अगर थर्ड पार्टी के द्वारा ये सर्टिफाई कर दिया गया है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो गाइडलाइंस जो है वो बताई गई हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको हम ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड पे जो है वो जज कर सकें कि क्या वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। ये पर्टिकुलर अप्रोच जो है वो हमारी टॉप टू डाउन है, क्योंकि यहाँ पे ये गाइडलाइंस बताई गई हैं टॉप के द्वारा। अगर ये गाइडलाइंस लोकल लेवल के द्वारा फॉलो की जाएगी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक जो है वो माना जाएगा। इसके अंदर ये जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है ये या तो कोई प्राइवेट एजेंसी या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। बस इतना होना चाहिए कि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो अपीडा के थ्रू जो है वो अक्रेडिट होनी चाहिए, और नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड के द्वारा भी उसको क्रेडिबिलिटी जो है वो उसको प्रोवाइड होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर एजेंसी को हम थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो अलाउ कर देंगे। तो इन दोनों ही कैटेगरीज़ के अंदर हम जैविक भारत का लोगो जो है वो यूज़ करते हैं, चाहे वो NPOP का हो चाहे वो PGS का हो। लेकिन बस इतना फ़र्क आ जाएगा कि NPOP को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन PGS इंडिया को जो है हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि जो ऑर्गेनिक फूड है उसको हमने कहा कि FSSAI के द्वारा लोगो प्रोवाइड किया गया, सर्टिफिकेशन प्रोसेस प्रोवाइड किया गया। देन इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फूड्स को बाहर से भी इम्पोर्ट जो है वो किया जा सकता है इनटू इंडिया, और अगर वो पर्टिकुलर अदर कंट्री NPOP के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही होगी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इम्पोर्ट के लिए अलाउ कर दिया जाएगा विदाउट एनी रीसर्टिफिकेशन। तो उसको रीसर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने दोनों इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या पर्टिकुलर प्रोसेस है ऑर्गेनिक फूड का, तो वो हमने जो है वो देख लिया है। ऑर्गेनिक फूड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक क्रॉप्स की ही बात नहीं करते, हम डेयरी प्रोसेसिंग, पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग, इन सभी को अगर ऑर्गेनिक वे में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ही जो है वो आएंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है, इंडिया और US का अगर हम देखें, जैसे हमने इंडिया और चाइना का देखा था, इसके अंदर हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है वो देख रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो USA के अंदर ज़्यादा जो है वो की जा सकती है, और उसका कारण है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन हमारी है वो काफ़ी कम है, 2% है। और इन कंपैरिजन टू दी अरेबल लैंड यानी कि जहाँ पे हम फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 6% है। और इस अरेबल लैंड के बेसिस पे हम 2% जो पॉपुलेशन है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो अरेबल लैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2.4% है, और अगर हम उसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चालू करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है वो इनिशियली कम होगी, और उसकी वजह से हम अपनी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है, 16% है। इसी वजह से हमें
ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग है दोनों के ब्लेंड की ज़रूरत है। और हम कम्प्लीटली ऑर्गेनिक नहीं जा सकते, जैसे कि हमने श्रीलंका के अंदर भी देखा कि वहाँ पे ये मॉडल जो है वो हमारा फेल हो गया। देन नेक्स्ट आता है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो नेचर के जो नेचुरल लॉज है उनको यूज़ करता है और सॉइल के अंदर जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी नेचुरल लेवल पे होती है उसी को यूज़ करके यहाँ पे फार्मिंग जो है वो की जाती है। यहाँ पे ये ज़ीरो बजट जो है वो रहती है, यानी कि कोई भी क्रेडिट लेके इसको फार्मिंग को नहीं किया जाता और ना ही कोई एक्सपेंस किया जाता है इस पर्टिकुलर फार्मिंग को करने के लिए। यहाँ पे वो कम्प्लीटली नेचुरल जो है वो रहता है और नेचर के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करके फार्मिंग की जाती है विदाउट एनी केमिकल। यहाँ पे 4 व्हील्स हैं इसके। एक है बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग एंड वापसा। बीजामृत क्या है कि हम बीज के अंदर जो भी बीज है जिसके थ्रू फार्मिंग क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो की जाती है उसके ऊपर एक माइक्रोबियल कोटिंग जो है वो कर देंगे, यानी कि अगर ये नॉर्मल बीज है तो उसके ऊपर यूरिन या फिर डंग केक की जो है वो कोटिंग कर दी जाएगी ताकि उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। देन दूसरा आता है जीवामृत। जीवामृत क्या है कि हम जीव की डेवलपमेंट जो है वो करेंगे। जीव यानी कि सॉइल के अंदर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स यानी कि जीव, उसकी एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे सॉइल के अंदर। और वो हम कैसे करेंगे? बाय एडिंग द यूरिन, डंग एंड द जैगरी टू दी सॉइल। तो यहाँ पे हम सॉइल के अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने बीज के अंदर जो है वो डाला था। देन नेक्स्ट आता है मल्चिंग। मल्चिंग यानी कि सॉइल को जो है वो हम कवर कर देंगे, किसके थ्रू? जो हमारे एक्स्ट्रा प्लांट्स का वेस्ट होता है उसके द्वारा हम कवर कर देंगे ताकि अंदर जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहीं की वहीं रह सके। देन चौथा आता है दैट इज़ दी वापसा। वापसा क्या कहता है कि हमें सॉइल के अंदर जो ह्यूमस है उसके अंदर हमें सॉइल का एरेशन भी जो है वो रखना है ताकि जो ऑक्सीजन का आना जाना है वो हमारा इजीली जो है वो हो सके। तो सॉइल एरेशन जो है वो वापसा के द्वारा जो है वो किया जाएगा। तो ये 4 व्हील्स हैं हमारे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। अब ये सभी चीज़ें जो है वो हम जो भी ले रहे हैं, यूरिन वगैरह, डंग वगैरह, ये सब देसी काऊ से लिया जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं किया जा रहा कि हम डिफरेंट ब्रीड के काऊ को लेके आ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्या आता है कि इसके अंदर हम मल्टी क्रॉपिंग जो है वो प्रेफर करेंगे ताकि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो अपने अकॉर्डिंगली ले सके, एक ही न्यूट्रिएंट जो है वो हमारा एंड अप ना हो। अब इसके अंदर जो हमारा एग्जांपल है वो है हमारा सूरत मॉडल का, नेचुरल फार्मिंग का, जहाँ पे 75 फार्मर्स को जो है वो एक ही पंचायत के अंदर 75 फार्मर्स के द्वारा ये नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट किया गया है और उन्होंने अपनी सक्सेस जो है वो दिखाई है। अब दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बाहर से ख़रीद के ला सकते हैं, मैन्योर को भी बाहर से ख़रीद के जो है वो ला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी एक्सपेंस जो है वो नहीं किया जाएगा और ये डायरेक्टली डिकम्पोज किए जाएंगे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स के द्वारा ऑन दी सॉइल सर्फेस। ना ही इसके अंदर कोई प्लोइंग होगी, टिलिंग होगी, वीडिंग होगी, जो भी नेचुरल वेस्ट से उसकी डेवलपमेंट होगी उसी को प्रायोरिटाइज जो है वो किया जाएगा। जबकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वहाँ पे प्लोइंग, टिलिंग, मैन्योरिंग एंड वीडिंग इन सभी को जो है वो किया जाता है और इसी वजह से ये मेथड जो है वो हमारा एक्सपेंसिव रहता है। दोनों के अंदर अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो सीड्स की जो भी लोकल ब्रीड्स है उन्हीं को ही जो है वो यूज़ किया जाएगा दोनों में ही, और दोनों ही जो है वो नॉन केमिकल बेस्ड फार्मिंग है और जो भी पेस्ट कंट्रोल जो किया जाएगा वो सब होम बेस्ड मेथड पे जो है वो किया जाएगा, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल जीन मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं की जा रही है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे टर्म्स जो है वो मेंशन होकर आ जाती है कि एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो क्या है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का इनपुट जो है वो दूसरी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का वेस्ट जो है वो हम दूसरी एक्टिविटी के इनपुट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर या फिर हम नेचुरल फार्मिंग के अंदर अगर हम देखें तो काउ डंग केक को एज अ इनपुट यूज़ किया जा रहा है, जबकि वो एनिमल रियरिंग का वेस्ट है। तो इसको भी पर्टिकुलरली सिस्टम को भी हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर हम लाइफ स्टॉक, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री सभी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ में ही जो है वो कर रहे हैं, तो उसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी को अगर हम टर्म को ब्रेक डाउन करें, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी, यानी कि हम एग्रीकल्चर
और इकोसिस्टम दोनों को ही साइमल्टेनियसली प्रोटेक्ट करेंगे और डेवलप करेंगे। तो ये एक बॉटम अप अप्रोच है जिसके अंदर हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और इन्वायरमेंट इन सभी के इंटरेक्शन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। इंटरेक्शन को ऑप्टिमाइज़ करके हम सभी को कंजर्व रखना चाहते हैं और एक तरीके से हम सस्टेनेबल फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं इधर से। देन इसके अंदर हम एग्रो इकोलॉजी के अंदर हमने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ भी जो है वो लेके आई हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज के साथ अपने आप को मिटिगेट और अडैप्ट जो है वो ईजिली कर सकें। और ये एक बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि लोकल लेवल से ये स्टार्ट होती है हमारी और सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। द नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही सिस्टम है जिसके अंदर हम सॉइल डिस्टर्बेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं करते, लाइक नेचुरल फार्मिंग, और क्रॉप रेसिड्यू जो है उसको कवर कर देते हैं सॉइल को उससे, ताकि उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो। और ऑर्गेनिक कंपोस्ट को यूज़ करते हैं, यानी कि हम बेसिकली वेस्ट को जो है वो रीयूज़ जो है वो कर रहे हैं ताकि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो सस्टेनेबली की जा सके। द नेक्स्ट आता है दैट इज़ द प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन के अंदर हम जो प्रोडक्शन है उसको क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। और यहाँ पे जो कल्टीवेशन है उसको एक्सटर्नल मेथड्स के द्वारा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाएगा ताकि एक प्रोटेक्टिव वे में जो है वो उसकी प्रोडक्शन हो सके। लाइक पॉली हाउसेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हम जैसे ग्रीन हाउस वगैरह जो है वो बना देते हैं ताकि अंदर की क्रॉप्स को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलरली मैनिपुलेटेड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइज़र, ये सभी जो है वो एक मैनिपुलेटेड वे में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो उसको डेवलप किया जाएगा ताकि एक प्रोटेक्टिव वे में कल्टीवेशन जो है वो किया जा सके। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स जो है वो यूज़ करते हैं। एक शेड नेट्स आती हैं, एक प्लास्टिक मल्चिंग हो सकती है, यानी कि सॉइल को ही प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है। एक ग्रीन हाउस पॉली हाउस होता है जिसके अंदर हम ग्लास को जो है वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल से कवर कर देते हैं ताकि अंदर की जो वार्मथ है वो बनी रहे इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर आउटसाइड है। और इसके अंदर हम कुछ सेमी सर्कुलर ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं या फिर वॉकिंग टनल्स या फिर प्लास्टिक टनल। तो बेसिकली बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट को जो है वो अलग रखा जाता है और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा भी कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ताकि प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन जो है वो करा जा सके। देन नेक्स्ट आता है हमारा पर्मा कल्चर। पर्मा कल्चर भी एक सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है जिसके अंदर हम अपने जो कल्चर है उसको परमानेंट जो है वो कर रहे हैं, यानी कि नेचर के साथ अपने आप को कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि हम अर्थ को ही नहीं अपने आप को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर सके और अपने जो भी लाइफस्टाइल है उसको हम इकोनॉमी नहीं इकोलॉजिकली लाइफस्टाइल जो है वो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देन इसके अंदर हम अर्थ और पीपल दोनों की ही केयर को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं। द नेक्स्ट आता है स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग के अंदर जितने भी हमारे स्मार्ट तरीके हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड तरीके हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी फार्मिंग जो है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। और नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, दैट इज़ प्रोसेशन फार्मिंग, जिसके अंदर हम इनपुट्स को बहुत ही प्रिसाइज अमाउंट में, लाइक हम ड्रिप इरीगेशन फार्मिंग करते हैं तो वो भी प्रोसेशन फार्मिंग के अंदर ही जो है वो आएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है, हमें बस एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।